हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन जो कर रहे थे ना उससे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इकोसिस्टम पढ़ा था और साथ ही में क्या पढ़ा था आपका, साथ ही में पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। खुशबू, शिवानी, सतीश, ऋतुराज, रिया, खुशनुमा हाशमी, शिवानी गुप्ता, नेहा, तेजस्विनी, चंदन, शिखा, कृति, ऋतु, सूर्यवंशी, हिरांजन, नरेंद्र, सुमित। सो एक बार जल्दी से आ जाइए यार, क्लास को कर दीजिए शेयर बाकी लोगों के साथ में, ताकि बाकी बच्चे भी अपने साथ जो है वो जुड़ पाएं। तो एक बार शेयर कर दो। और मेरी तरफ से आप सभी को यार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके और आपके परिवार को, है ना। आप तो खेलो यार होली है, मैं तो सोच रहा हूँ आप आए क्यों आज क्लास लेने। इट्स ओके यार। बाकी चलो, आपके डेडिकेशन को शो करता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो हम सोच रहे हैं। क्योंकि देखो, एक ये टीम एफर्ट है यार, आपके साथ हमारे साथ साथ आपका डेडिकेशन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे टीचर जो आज क्लास लेंगे, है ना, रोहन सर की क्लास होगी, आशीर्वाद सर की भी शायद क्लास होगी, पवन भी सर भी क्लास ले रहे हैं। तो सारी जो क्लासेज है आपकी मे बी ऑलमोस्ट एज प्लान जो है वो चलेगी। मैं तो आ ही गया हूँ आपके सामने बिना नहाए धोए। सो एक बार जल्दी से कर दो यार शेयर और लो स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम की, है ना। उसी को मैं आगे थोड़ा सा प्रोसीड करता हूं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं। एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, देयर आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। भाई, इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट बताए थे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर। देयर आर टू कंपोनेंट द इकोसिस्टम। एक एक के बारे में बात करने वाला हूं, बिकॉज द लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कि बताओ जो आपका इकोसिस्टम है या जो आपका एनवायरनमेंट है उस पे लैटिट्यूडनल इफेक्ट क्या पड़ता है, ऑल्टीट्यूडनल इफेक्ट क्या पड़ता है, वेजिटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड फ्लोरा एंड फौना पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आज हम सारी बात करेंगे कि व्हाट विल बी एग्जैक्ट इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम ऑन द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अलग अलग चीजों का अलग अलग बातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक एग्जांपल के साथ में पढ़ेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो गाइज एक बार फिर शेयर आप कर दीजिए। तो आई होप आपने शेयर कर दिया होगा। थैंक यू दिव्या, थैंक यू। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम क्या है, सुन लिया मैंने, आपकी बात देख ली है ना, आपकी बात पहुंच गई है मेरे तक। सो कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम में देखो क्या है। सो यहां पर मैं देखूं आपका, तो देयर आर टू थिंग्स, है ना। पहला जो है दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर बेसिकली वो कंपोनेंट है एबायोटिक, मतलब जिनमें जीवन नहीं है। और दूसरा जो है मेरे पास दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट। सो एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, देयर आर द मेनी थिंग्स व्हिच कम्स अंडर द एबायोटिक कंपोनेंट। द फर्स्ट वन इज द एनर्जी। एनर्जी का मतलब, मैं एक एक चीज को डिस्कस करूंगा, एनर्जी का कैसे फर्क पड़ेगा, है ना। फिर अपन डिस्कस करेंगे रेनफॉल का कैसे फर्क पड़ेगा, कि बारिश किस प्रकार से आपके इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, किस प्रकार से बारिश एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, किस प्रकार से बारिश जो है फ्लोरा फोना वेजिटेशन वहां की किस प्रकार से वो इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, वो पूरी बात अपने को डिस्कस करनी है। और आई होप टर्म्स आपको क्लियर होंगी सारी की सारी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, है ना। मैंने बताया था आपको, सबसे पहले इंडिविजुअल होता है, स्पीसीज होता है, स्पीसीज से मिलकर क्या बनती है आपका, स्पीसीज जब इकट्ठे होते हैं तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी, कम्युनिटी से क्या बनता है आपका। तो ये पूरी की पूरी जो चीज है मैं ऑलमोस्ट आपको पढ़ा चुका हूं। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद होगी, क्लियर होंगी। तो एबायोटिक कंपोनेंट में नेक्स्ट क्या है, दैट इज टेम्परेचर। हम देखेंगे तापमान का क्या, देखो हर चीज का एक अलग रोल होता है। हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, सबस्ट्रेटम की, मटेरियल की, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हेयर प्राइमरी प्रोड्यूसर। बायोटिक कंपोनेंट को दो प्रकार से हमने बांटा है ना। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, देखो सबसे पहली बात तो देयर आर सम कंज्यूमर, सम प्राइमरी प्रोड्यूसर, कुछ प्रोड्यूस करने वाले होंगे। लाइक अगर मैं पेड़ पौधों की बात करूं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, है ना। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, अगर मैं टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या, जो जमीन पर है, इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्लांट्स आर द मेजर प्राइमरी प्रोड्यूसर। एंड सिमिलरली अगर मैं एक्वेटिक लाइफ में बात करूं तो वहां पर भी क्या होता है, देयर आर फाइटोप्लैंक्टन्स व्हिच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर। ओके, सो प्राइमरी प्रोड्यूसर विल यूज दीज थिंग्स एज अ इनपुट एंड वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ये क्या करता है, अपने प्रोडक्शन के लिए आपका सिंपली ये जो चीजें होती हैं इनका इस्तेमाल करता है और इनसे क्या करता है, कुछ आउटपुट वो प्रोड्यूस करता है। इन आउटपुट को कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा। और कंज्यूमर जो होते हैं ना, ये बाद में बताऊंगा, ये भी दो तरीकों के होते हैं कंज्यूमर, ठीक है। एक तो होता है प्राइमरी कंज्यूमर और दूसरा क्या होता है आपका, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जो हर्बीवोरस होते हैं, मतलब हर्बीवोरस का मतलब जो प्लांट खाते हैं। जैसे गाय होगी, भाई गाय क्या करती है, गाय घास खाती है ना।
हिरन है, घास खाता है, सो दीज आर नोन एज हर्बीवोरस, है ना, कि भाई मतलब सिर्फ घास वास खाते हैं ये। दूसरे होते हैं दोस्तों आपके क्या, कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस इनको हम बोलते हैं आपका सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते हैं आपका। कार्निवोरस क्या करते हैं आपका, आप जानते हो, ये जीवों को भी खाते हैं, है ना। और एक होता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या होता है, जो दोनों खाता है, इंसान आदमी सब चीजों को लपेट देता है ना। मैं हूं, खैर मैं तो प्योर वेजिटेरियन आदमी हूं यार, बाकी इंसान जो है वो सब चीज़ों को लपेट देते हैं, उसमें चाहे कुछ भी आए, आपका वेज आए नॉन वेज आए, वो सबको लपेट देता है। तो ये भी एक अलग चीज़ आपका, है ना। इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ, आपका नेक्स्ट चलूँ, तो डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं, ये वो होते हैं यार जो डिकम्पोज करते हैं, जो कोई भी चीज़ गल गई, सड़ गई, एक्स्ट्रा पड़ी हुई है ना, उसको धीरे से गलाते हैं, सड़ाते हैं। देयर इज आल्सो नोन एज द सैफ्रोट्रॉप्स, इनको हम सैफ्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। सो ये हो गए 3 बायोटिक में, और ये हो गया आपके बायोटिक में। मैं एक एक करके बात करूंगा। सो इधर मैंने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को और भी बढ़ा दिया, बायोटिक को मैंने ऐसे और डिवाइड कर दिया कि देयर आर द सर्टेन फिजिकल फैक्टर, सम आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड सम आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिजिकल फैक्टर में क्या होगा, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया, क्या होता है फिजिकल फैक्टर में, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी, है ना, ह्यूमिडिटी होगी, दीज ऑल आर फिजिकल कंडीशन, दीज ऑल आर फिजिकल फैक्टर। इनऑर्गेनिक में क्या होगा, देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, ये 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। बस आज एक बात बता देता हूं, याद रखना, ठीक है। तो 2 बातें हैं, एक इनमें याद रखना, एक तो होता है इनऑर्गेनिक और दूसरा क्या होता है आपका, दैट इज ऑर्गेनिक। देखो इनऑर्गेनिक का सिंपल मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक का सिंपल मतलब होता है जो पेड़ से ना मिला हो। इसको हम पता है किसके ऊपर डिसाइड करते हैं, सोर्स। तो इसका जो सोर्स है ना, वो क्या होता है, अदर देन द ट्री। कोई भी ऐसी चीज जो आपको पेड़ के अलावा किसी से मिली हो, दे आर नॉन एज इनऑर्गेनिक, और कोई भी ऐसी चीज जो पेड़ से मिली हो, दे आर नॉन एज ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में क्या हो जाएंगे आपके, ऑर्गेनिक में आप बोल रहे हैं प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, सब पेड़ से मिलता है, अपने को नहीं मिलता, बताओ। और यहां पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमने क्या बांट दिया, वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, दे आर ऑल नोन एज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मैं 1 बाय 1 बात करता हूं। देखो जैसे मैंने बात किया था, याद करो, मैंने इस प्रीवियस सेक्शन के अंदर यहां बात किया था, सबसे पहले क्या आपका एनर्जी डिस्कस किया था। चलो अब एनर्जी के बारे में ही बात कर लेते हैं कि एनर्जी वास्तव में क्या होती है ना। हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑन इकोसिस्टम। सबसे पहले मुझे बताओ यार, आपके एनवायरनमेंट के अंदर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास सबसे पहली बात तो ये बताओ एनर्जी का सोर्स क्या है। यार देखो आप लोग इतनी लेट आ रहे हो, ऑलरेडी 15 मिनट निकल चुकी है, और अभी सारे लोग जुड़ रहे हैं, मतलब जुड़ने में लगे हुए हैं। अब ये जिनका छूट जाएगा वो क्या करेंगे यार, पता है, इससे समझ नहीं आएगा आपको, मैं बता रहा हूं ना, आपको समझ नहीं आएगा। और अभी ये बेसिक्स चीजें मैं बता रहा हूं, अब जब मैं आगे बढ़ूंगा ना, जब मैं एक एक इकोसिस्टम डिस्कस करूंगा तो मैं टर्म्स यूज करने लग जाऊंगा, है ना। और मैं बहुत इनको फिर जब मैं क्योंकि देखो जितनी गहराइयों से मैं आप बता रहा हूं एक एक टॉपिक को, अब मैं एनर्जी को देखो पकड़ के अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। अब मैं जब वहां पे मैं कराऊंगा ना, जब इन चीजों का जब मैं अलग अलग उसमें यूज करूंगा इनको इकोसिस्टम में, तो मैं बात भी बहुत गहराइयों की करूंगा इन सब की, क्योंकि मुझे पता है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तब मैं इनको वहां बहुत खींचने वाला हूं। और खींचने के लिए तैयार भी रहो, क्यों, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, कोई एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो आप, तो वो खींच के ही पूछते हैं, है ना। समझ रहे हो बात को। मैं हर दिन कहता हूं बहुत मुश्किल काम, आपने सांप के बिल में हाथ दिया है, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब सांप के बिल में हाथ दिया है ना, तो अब मतलब आपके पास में ये प्लान नहीं है, ये है ही नहीं कि आप बैकअप कर जाओ, पीछे आ जाओ। सो टाइम से आ जाओ यार, सारे के सारे आपस में चीजों को शेयर कर दिया करो, है ना, ताकि सब लोग जो है आपस में एक साथ आप कनेक्ट हो सको, सारी की सारी चीजें, है ना। तो वो आपको मैं कल कर देखता हूं, एक एनवायरनमेंट का मैं अलग से ग्रुप बना दूंगा, ठीक है, पूरी एनवायरमेंटल इसका एनवायरनमेंट का जो हमारी क्लास होती है, इसके लिए मैं टेलीग्राम पे ग्रुप क्रिएट कर देता हूं, है ना। और उस ग्रुप के ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा कि ब्रॉडकास्ट में कर दिया करूंगा भाई क्लास है, और तुरंत की तुरंत सारे के सारे बच्चे आप तुरंत वहां पर पहुंच जाओगे। चलिए, आप सभी बता रहे थे मुझे कि सर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है पृथ्वी पर। अगर मैं बात करूं तो ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आपका, सन। क्लाइमेटोलॉजी में वी डिस्कस दैट सन के पास इतनी एनर्जी कहां से आती है, तो वी नो दैट न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। वैसे सन के पास गर्मी है, अब वो गर्मी तो नोरा फतेह अली खां के पास भी थी, उन्होंने दिखा भी दिया है गर्मी, बट ये वो गर्मी नहीं थी, ये गर्मी तो न्यूटन बाबा ने बताई थी, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। व्हाट न्यूटन सेज दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और न्यूटन ने बोला था, सॉरी आइंस्टीन, नॉट न्यूटन, ठीक है, कभी कभी हो जाता है यार, मैं भी बहक जाता हूं, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, समझा, सुना आपने। E का मतलब क्या, एनर्जी, M का मतलब है मास, और C का मतलब क्या है, C स्क्वायर मतलब स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू पता है C की कितनी है आपका, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख
है ये इसकी मतलब सी की वैल्यू होती है। स्पीड ऑफ लाइट इससे चलता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है क्या आपका लाइट। अब क्या कहता होता है ना, देखो सन जो है ना, इसके अंदर क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूं आपको, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन समझते हो, परमाणु अभिक्रिया। होता क्या है, सन के अंदर हाइड्रोजन जो है ना वो लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम में। और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? आपका न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये जो कन्वर्जन है ना, इसमें पता क्या हो रहा है, 4 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हो रहे हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली 1 हीलियम एटम। समझ रहे हो? 4 मिलके क्या बना रहे हैं? 1। ठीक है, मैं कह दूं मैंने 4 अलग अलग लड्डू ले लिए, मैंने सारे लड्डुओं को मिक्स करके एक बड़ा लड्डू बना दिया, तो जितना 4 लड्डुओं का वेट है उतना ही एक लड्डू का वेट होना चाहिए जो मैंने बनाया। यस और नो? यस और नो? हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसके सारे मास को 1 यूनिट मान लूं तो यहां पर जो मेरे पास आता है ना वो सिर्फ 0.7 यूनिट आता है। मतलब कितना कम आ गया? यहां से अगर आप लॉस चेक करने बैठ जाओ तो सर 0.3 यूनिट हो गया गायब। ये गायब कहां हुआ है? तो इसी पे बात की थी आइंस्टीन बाबा ने बोला, बाबा बोले कि E = mc² बेटा, यानी कि E = m का मतलब मास, कितना मास डिस्ट्रक्ट हुआ? 0.3 एंड c² का मतलब क्या है दोस्तों? 3 लाख। अब ये c इतना बड़ा है, एक तो इतना बड़ा C है और ऊपर से उसका स्क्वायर है, तो कितना बड़ा हो जाएगा? आप समझ जाओ बात को, क्या कह रहा हूं मैं आपका। तो ये इसका भी क्या है? स्क्वायर। तो सोचो कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यही है सन की एनर्जी का राज, और कितना बड़ा सूर्य है और कितना कन्वर्जन हो रहा होगा और कितनी एनर्जी बन रही होगी वो आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ये एनर्जी अब कहां से कहां तक आती है? ये एनर्जी हमारे पास पहुंचती है ना। किस में पहुंचती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बताया हुआ है मैंने आपको। अब जितनी भी नीचे चीजें हैं ना, एटमॉस्फेयर, आप, मैं, सबका ना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? हम एक डिजायर्ड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेज को देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जो इन सन की आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जिनको हम अलग अलग प्रकार से विभाजित करते हैं, जो जिस पर्टिकुलर आपका स्पेक्ट्रम की उसको फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, यही तो होता है। तो सूरज से जो एनर्जी हमारे पास आती है, सन से जो हमारे पास एनर्जी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, देखो वही हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो किसी भी सोलर सिस्टम में, जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें भी, या किसी भी अन्य सोलर सिस्टम में, देखो सोलर सिस्टम टिकाई किसके चारों तरफ होता है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ में। जैसे इंडिया, अगर मैं अपने सोलर सिस्टम की बात करूं, ठीक है, तो हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर बहुत सारे आपके सोलर सिस्टम है, और उसमें से हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसमें अर्थ है। तो अर्थ सन के चारों रिवॉल्व करती है। तो बेसिक प्रिंसिपल सोलर सिस्टम के एग्जिस्ट होने का क्या है? अ सोर्स ऑफ लाइट। और अपने यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन। ठीक है भाई, सूरज अपना सोर्स ऑफ लाइट हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब सूरज में लाइट कैसे आ रही है, एनर्जी, वो भी बता दी मैंने। अब देखो ये एनर्जी पृथ्वी तक तो आती है, लेकिन एक बात बताओ, क्या हम इस एनर्जी को डायरेक्ट खा लेते हैं क्या? मतलब हम जादू तो है नहीं, धूप में किया ऐसे किया और वो चार्ज हो गए हम। वास्तव में ना ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी यहाँ पर लिविंग थिंग्स है ना, स्पेशली लिविंग थिंग्स जो हैं, दे आर गेटिंग द एनर्जी दे आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर एनर्जी इन द डिफरेंट फॉर्म। हम जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी बायोटिक, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं और हु कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्फ, वो सारे के सारे जो हैं दे आर कंज्यूमिंग दिस एनर्जी। सन की, सूर्य से आने वाली एनर्जी को ही हम कंज्यूम करते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि अपने पास वो कैपेसिटी नहीं है कि सूरज से आने वाली किरणों को अपन डायरेक्ट क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। सो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है? इसके लिए हमें वो करना पड़ता है कि हम उन चीजों को खाते हैं जो सूर्य से आने वाली किरणों को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। होता क्या है सोचो, अब पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं आप सब लोग जानते हो, पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की लाइट के साथ में एक रिएक्शन करता है। दैट रिएक्शन इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है? कोई हवन थोड़ी ना, प्रकाश संश्लेषण कि स्वाहा स्वाहा वहां मंत्र मारे जा रहे हैं। क्या हो रहा है प्रकाश संश्लेषण में? मैं बता देता हूं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर एक ऐसी चीज पाई जाती है जिससे वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला के उससे खाना बना लेते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। उस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और जो ग्लूकोज वहां बना है वो पेड़ क्या करता है? अपने लिए भी, ठीक है, अपने लिए तो रखता ही रखता है, साथ में कुछ स्टोर भी करता रहता है वो, और वो जो स्टोर्ड अमाउंट है वो हम क्या करते हैं दोस्तों? कंज्यूम करते हैं। तो अल्टीमेटली हम भी सूर्य की एनर्जी से ही चार्ज हो रहे हैं।
ये जितना भी काम चल रहा है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे ऑल आर कंज्यूमिंग द सेम एनर्जी। सबकी सब हम सेम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। उसी से हम उसी एनर्जी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, बट इन द डिफरेंट वे, है ना। पेड़ पौधे हैं वो डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, दे कैन एब्जॉर्ब द डायरेक्टली, ठीक है, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है। अगर हमारे अंदर भी क्लोरोफिल आ जाए तो हम भी डायरेक्ट कर ले, फिर हमें पेड़ों की जरूरत ही ना पड़े, है ना, खाने के लिए। ओके, गॉट इट। चलिए, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ठीक है, तो हमें एनर्जी कहां से मिली है दोस्तों? हमें एनर्जी मिली है आपका, हमें नहीं, जितने भी हर्बीवोरस हैं सारे के सारे यही तो खाते हैं, पेड़ों को तो खाते हैं, फिर पेड़ों को वो खा के उनको एनर्जी मिली, फिर उनमें जो एनर्जी, उन्होंने कुछ तो एनर्जी अपने लिए बचा ली, और कुछ एनर्जी जो है वो अलग अलग जगह जाके स्टोर हो जाती है। अब उस एनर्जी को कौन कंज्यूम करता है? जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जिनकी फूड चेन में वो जो है उनके लिए फूड का काम करते हैं, है ना। जैसे शेर है, किसको खाता है? हिरण को खाता है। अब हिरण ने किसको खाया था? पेड़ को खाया था। पेड़ ने एनर्जी कहां से ली थी? सूर्य से। सूर्य से एनर्जी आई पेड़ में, पेड़ से आई किसके अंदर? आपका बताओ, हिरण के अंदर। और हिरण से किसके अंदर आई? आपका बताओ, हिरण से आई शेर के अंदर, है ना। तो एनर्जी कहां से कहां तक फ्लो कर रही है? एनर्जी सेम है, समझ रहे हो? एनर्जी क्या है दोस्तों? सेम है। तो हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल कंज्यूम द सेम एनर्जी, दैट इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वही हम कंज्यूम करते हैं। बात क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। सो यहां पर आप देख सकते हो, ये जो चीज है इसको मैंने कुछ ऐसे एक्सप्लेन भी किया आपके लिए। सूरज से एनर्जी आती है, उसको पेड़ पौधे कंज्यूम करते हैं, उसको फिर गाय जो है वो कंज्यूम करती है, और ये शिकारी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम जो है आपका चलता है। गॉट इट? तो ये एनर्जी फ्लो है। अब ये एनर्जी फ्लो एग्जैक्ट कैसे होता है, ये अपनी नेक्स्ट यूनिट है। अगला टॉपिक यही है, एक यूनिट अपने आप कंप्लीट कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट यूनिट यही होगी कि किस प्रकार से हमारा एनर्जी जो है वो ट्रॉपिक लेवल मैनेज होता है, किस प्रकार से हमारी फूड चेन होती है, फूड वेब होती है, और जो पिरामिड्स होते हैं वो कैसे, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। गॉट इट? तो एनर्जी की बात अगर मैं करता हूं तो एनर्जी डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट। अब एक बात बताओ, जब हमारा अस्तित्व ही एनर्जी से है, और ऐसी जगह जहां एनर्जी अवेलेबल नहीं है, वहां हम ज्यादा जाके रहेंगे या कम रहेंगे? बताओ मुझे, आप नॉर्मल बात करो भाई। मेरा सर्वाइवल किससे डिपेंडेंट है? मेरा सर्वाइवल एनर्जी पे डिपेंड है, और मुझे अगर एनर्जी नहीं मिलेगी मैं ऐसी जगह पे क्यों जाके रहूंगा? भाई मेरे को बता दिया जाए डेजर्ट में मत जाना, वहां जाओगे पानी नहीं है, क्या मैं वहां जाके रहूंगा? नहीं रहूंगा। मैं कहां रहूंगा? जितने भी हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, चाहे वो मेसोपोटामियम हो, चाहे इजिप्टियन हो, सारे के सारे कहां पर फ्लरिश करते हैं? नियर या कह दूं मैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आप देख लो हड़प्पा, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस पे हुआ? रिवर बैंक। कौन सी रिवर बैंक? आपका इंडस नदी के किनारे। सब में ऐसा ही हुआ है दोस्तों, हर जो सिविलाइजेशन है, जो फ्लरिश हुआ है, वो किसके किनारे हुआ? नदी के किनारे, क्योंकि वह रिसोर्स जो है वो रिचनेस होती है वहाँ पे। सो रिसोर्स रिचनेस होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही जहाँ एनर्जी के जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो भी ज़्यादा मिलते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो पोल पे बात करते हैं। पोल, ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है? कम होता है ना, कम होता है। टेम्परेचर कम होता है, यानी कि एनर्जी कम है। एनर्जी कम है, पेड़ पौधे कम है, और पेड़ पौधे कम है तो जीव जंतु और भी कम है ना। तो अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऑन द अदर हैंड मैं बात करता हूं इक्वेटोरियल एरिया, ठीक है। तो मैं बात कर चुका हूं इक्वेटोरियल एरिया में एक बारिश होती है बहुत जबरदस्त वाली, मजा आ जाता है आप सभी को, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल रेन। बताया था मैंने, रोज बारिश होती है, 11-12 बजे शुरू होती है और 4-5 बजे तक रंगारंग प्रोग्राम चलता है, झमाझम बारिश होती है। और इतनी बारिश होती है जितनी अपने यहाँ नहीं होती, बिकॉज वहां कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल पता है ना आपको सभी को? बारिश, टेम्परेचर आता है सूर्य का, यहां से नीचे हवा गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर जाती है, ऊपर से ठंडी हवा नीचे। देखो नाक मत कटा देना, सब पता होना चाहिए आपको, है ना। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल की वजह से वहां पर इक्वेटोरियल एरिया के अंदर क्या होती है? बारिश होती है। इस एरिया में बारिश होती है। गॉट इट? बारिश हो रही है। तो एक बात बताओ, जब बारिश हो रही है तो क्या होगा? बारिश भी अच्छी है यहां पर। अभी रेनफॉल का तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, एनर्जी, सूर्य का प्रकाश इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता है। साल में 2 बार सूर्य का प्रकाश यही तो चलता है। याद करो, मैंने ये भी बताया था आपको, सुपर्णखा वाली स्टोरी सुनाई थी मैंने, याद है? सुपर्णखा वाली, रावण वाली। सुपर्णखा का नाक कट गया था, उसके बाद उसने सोचा कि समुद्र से चलते हैं या हवाई फायर करते हैं, ब्रह्मा जी बीच में चलान काट देते हैं, बताया था ना। तो वो कुछ इस प्रकार से आपका मैटर जो है वो ऐसे चलता है ना। तो ये 0 डिग्री है, तो सूरज की जो रेज है वो आपका ऑलवेज 23 हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ, इनके बीच में ही सन परपेंडिकुलर रहता है,
ठीक है, तो यहां पर एनर्जी मैक्सिमम है और मैक्सिमम एनर्जी है, इसीलिए आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो भी यहां पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो अनडाउटली अगर आपसे पास क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहां ज्यादा होगा, इन द ट्रॉपिकल एरिया और इन द पोलर एरिया, योर आंसर शुड बी, बताओ जल्दी से। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी हाईएस्ट फर्स्ट ऑन द ट्रॉपिकल एरिया और सेकंड ऑन द पोलर एरिया, तो योर आंसर शुड बी ट्रॉपिकल एरिया। या आप बोलोगे कि भूमध्य रेखा के आसपास, कर्क रेखा, मकर रेखा के आसपास, क्यों, क्योंकि वहां पर एनर्जी अवेलेबिलिटी क्या है, ज्यादा, एनर्जी ज्यादा होगी, पेड़ पौधे ज्यादा, दुनिया के जितने भी रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, घने वर्षावन, एनाकोंडा वाला जंगल, अमेज़न, कहां पाया जाता है यार, इक्वेटर पे ही तो पाया जाता है, ठीक है। कहां पर होता है ये, आपकी साउथ अमेरिका अगर मैं देखूं आपका, ठीक है, ये अगर मैं साउथ अमेरिका देखता हूं, ये सारी चीज मैंने कराई हुई है यार, ठीक है, सब कुछ कराया हुआ है मैंने ज्योग्राफी में, अगर आपको याद हो तो यहां पर है, तो ये कंप्लीट क्या है आपका दोस्तों, दिस इज कंप्लीट, ये क्या है आपका, यहां पर ही तो है अमेज़न के जंगल, और यहां से 0 डिग्री पास होती है। आप अफ्रीका में आ जाओ, अफ्रीका में अगर मैं देखता हूं, ठीक है, वैसे एनवायरमेंट साइंस और ज्योग्राफी एक ही चीज है, तो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। सो यहां पर जो है, और एक पार्ट अब मैं करा रहा हूं, एक पार्ट अब रोहन सर करा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा करा रहे हैं, मैंने देखा था। सो गाइज बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ो, यहां पर भी आपके फॉरेस्ट मिलते हैं, इस एरिया में भी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो रेन फॉरेस्ट। फिर एशिया में आ जाओ तो वो सब होता है, ठीक है। अब मैं डायग्राम बना सकता था, बट एक्चुअली दिस इज डिफरेंट फॉर्मेट, ये अपनी नॉर्मल क्लास की तरह नहीं है, सो आई कैन नॉट टेक वन अनदर पीडीएफ कि मैं यहां से एक ले लूं, एक स्लाइड आपको और उस पर दिखा दूं, क्योंकि ये कंप्लीट हम डिफरेंट फॉर्मेट में कर रहे थे, अदरवाइज मैं डायग्राम बना के दिखाता, और मैंने 700 बार ऐसे डायग्राम बना के आपको दिखा भी रखा है कि इक्वेटर एरिया पर क्या होगा, आपका जो वेजिटेशन है वो ज्यादा होगी। अगर वेजिटेशन ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा है, तो जीव जंतु भी ज्यादा होंगे, जीव जंतु ज्यादा होंगे तो क्या होगा आपका दोस्तों, बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा होगी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एनर्जी का बायोडायवर्सिटी में क्या रोल होता है, क्या बताओगे? सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोडायवर्सिटी, जितना एनर्जी रिसोर्स आपके पास ज्यादा होंगे, बायोडायवर्सिटी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन अगर यहां से तुमने छोड़ दिया, सजाए मौत है, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, मतलब वैसे गलत वे मत लेना, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरी एनर्जी मैं लगाऊंगा अपनी, और मुझे एनर्जी चाहिए भैया वापिस, मुझे सिलेक्शन चाहिए आप सबसे, ठीक है, सबसे मुझे सिलेक्शन चाहिए भैया। और दूसरी चीज से मैं किसी चीज में ना मतलब हटने वाला ही नहीं, मैं, मेरे को बात ही नहीं करनी और से। 1000 बच्चे आके हमें देखते हैं तो 1000 के 1000 सेलेक्ट होने चाहिए इस बार, बस सिंपल सी बात है। प्रीलिम्स का मेरा प्रोग्राम है, 1000 बच्चे मुझे देखते हैं तो 1000 में से कम जो है ना, ठीक है, प्रीलिम्स 17 से 18,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो उनका नाम होना ही होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? आप करोगे सब, हाँ या ना? जल्दी, ठंडा पड़ा है कमेंट बॉक्स, कोई बता ही नहीं रहा। कमेंट बॉक्स में तो अपनी रामलीला चलती रहती है, कोई किसी को गुलाब भेजता है, कोई कुछ। करोगे या नहीं करोगे भैया? है हिम्मत है तो बताओ कमेंट बॉक्स में, आगे चल रहा हूं मैं। इन केस ऑफ द प्लांट, सन डायरेक्टली सप्लाइज द एनर्जी। भाई प्लांट तो सीधा ले लेते हैं एनर्जी, लेकिन यार पेड़ पौधे तो खा सकते हैं अपन, जादू थोड़ी ना है ना। सो इसलिए हम इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, एनिमल जो है उसको इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। सो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सो एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोसिस्टम। शायद आपको नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा। सो एनर्जी में क्या लिखा हुआ है बता देता हूं, एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोसिस्टम। एनर्जी जितनी उतना ही बढ़िया इकोसिस्टम आपका काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगली मैं बात कर रहा हूं किसकी दोस्तों, रेनफॉल। रेनफॉल का मतलब क्या है दोस्तों, वर्षा, ठीक है, वर्षा। ये मेरी मैम थी, केमिस्ट्री पढ़ाया करती है हमें, है ना, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ाया करती, ठीक है। केमिस्ट्री से ज्यादा तो मतलब मैम को देखा जाता था, और द वे ही टीच बहुत अच्छा पढ़ाती थी, उनका पढ़ाने का स्टाइल जो था ना बहुत अच्छा था यार। चलिए, रेनफॉल क्या है मैं बता देता हूं। रेनफॉल के बारे में बात करूं, रेनफॉल किस किस को नहीं पता क्या है। देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में, अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी, पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर साइकिल होता है। वाटर साइकिल कैसे काम करता है, देखो मैंने बताया था ना आपको वाटर कैसे आया था स्टार्टिंग में, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर में याद करो कैसे बताया था मैंने कि पृथ्वी जो थी ना स्टार्टिंग के अंदर क्या था यार, ये ऐसे ही था, मतलब कंडेंस फॉर्म में नहीं थी, है ना भाई। बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ था, बहुत सारे आपका एक बड़ा सा गोला था, वो फटा तो रहा, उसके बाद में क्या था कि वो धीरे धीरे कूल डाउन होने लगा, सेटल डाउन होने लगा, फिर एटमॉस्फेयर बनने लगा, है ना। स्टार्टिंग में एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसें होती थी, फिर उसमें कुछ अमाउंट में क्या था आपका वाटर वेपर था। वाटर वेपर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगा, वाटर जो था वो कूल डाउन होने लगा एज ओशियन। अब होता क्या है, टेम्परेचर पड़ता है, सूरज की किरणें पड़ती है, तो जो वाटर में जो आपका समुद्र में पानी है ना, वो इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, और फिर वही बारिश के रूप में, तो ये ऐसे चलता रहता है। दिस इज नॉन एज द वाटर साइकिल।
आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया हुआ आपको। सो वाटर साइकिल में देखो, पूरे एटमॉस्फेयर में अगर मैं बात करूं ना तो 4% क्या होता है मेरे पास, वेपर होता है पूरे एटमॉस्फेयर में। 4% हाईएस्ट तक होता है। अब ये जो 4% जो होता है ना, ये जो वेपर होता है, जब ये कंडेंस्ड होता है, कंडेंस का मतलब समझते हो ना, संघनित होता है, संघनन बताया हुआ है। कंडेंसेशन क्या होता है, जब आपका वेपर जो है वो डस्ट पार्टिकल के चारों ओर बैठने लगे तो इट विल फॉर्म्स द ड्रॉप, एंड जब ऐसे ड्रॉप बहुत सारी मिलेंगी ना, ड्रॉपलेट्स, दे विल फॉर्म द क्लाउड, एंड जब क्लाउड बन जाएगा झमाझम रेनफॉल। और क्या होगा, समझ रहे हो ना। अभी क्लाउड भी कई तरीकों से बनते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्लाउड बनेगा, क्लाउड से बारिश, बारिश होगी, रेनफॉल। अब अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया इसका। चलो बात करते हैं अब इसका इकोलॉजी के अंदर क्या फर्क पड़ेगा यार रेनफॉल का। बारिश अगर नहीं होती है भैया, तो बारिश के बिना, तो पानी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं ना यार। बिकॉज जितनी भी रिएक्शंस होती हैं इस यहां पर, इस पृथ्वी पर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, ज्यादातर जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होती है। मतलब पानी नेसेसरी है, बिना पानी के वो रिएक्शन ही नहीं होगी, है ना। बिना पानी के जीवन ही संभव नहीं है। तो रेनफॉल या बारिश की मैं बात करूं या पानी की बात करूं, दैट इज द आधार ऑफ द लाइफ ना। सो रेनफॉल क्यों जरूरी है दोस्तों, बिकॉज रेनफॉल से पानी आता है, और पानी में क्या होता है, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं दे आर, देखो हमारे अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बहुत सारी, और उसके लिए क्या चाहिए, वाटर एज अ मीडियम। क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस होती है ना, दे ऑल आर एक्वस, दे सब एक्वस मीडियम में परफॉर्म करती है। सो इसीलिए वाटर जो है वो भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब एक बात बताओ मुझे, जहां पानी ज्यादा होगा वहां वेजिटेशन कम होगी, पेड़ पौधे कम होंगे या ज्यादा होंगे, बताओ जल्दी से, ज्यादा होगा। और अगर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो जीव जंतु ज्यादा होंगे, जीव जंतु ज्यादा होंगे तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, विविधता, जैव विविधता भी ज्यादा होगी। सो रेनफॉल इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोडाइवर्सिटी। किस किस को दिक्कत है जल्दी से बताओ, जिसको दिक्कत है उसकी दिक्कत का करेंगे समाधान और देंगे आज आपको तगड़ा सा ज्ञान। रेनफॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइवर्सिटी, ठीक है। रेनफॉल क्या है, डाइवर्सिटी के सीधा प्रोपोर्शन है। डाइवर्सिटी बोले तो सर जैव विविधता, क्या है, जैव विविधता। जीवन में कितनी विविधता है, आपके जीवन में कितनी विविधता है, मेरे जीवन में तो कोई विविधता नहीं है सर। सुबह मैं करंट अफेयर पढ़ाने आ जाता हूं और दोपहर में यहाँ पर मैं इकोलॉजी पढ़ाने आ जाता हूं आपको, है ना। तो मेरे जीवन में कोई विविधता नहीं है, मेरा जीवन इकोलॉजी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर के बीच में फंस के रह गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ यार, होली के दिन भी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आगे चलना है मेरे भाई। सो रेनफॉल का मतलब समझ में आ गया, रेनफॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कर दिया आपने। चलो, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग, सब जानते हैं यार, कौन नहीं जानता इस बात को, है ना। काजल ठाकरान क्लियर समझ आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विजय तिरंगा प्यारा समझ में आ गया, खुशबू को भी समझ में आ गया, समझ में किसको नहीं आया, बाकी सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलो ठीक है। व्हाट इज एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ बीइंग, ऑल लिविंग बीइंग जानते हो आप सब, मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये आप ज्ञानी हो पहले ही। मेजॉरिटी ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द एक्वस मीडियम, सबको पता थी ये बात, आप पता जानते थे, आपके अंदर ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है, बस मुझे उसको निकालना है ना। आप हो हनुमान जिसके अंदर अखात आपकी कैपेसिटी है, बहुत सारी कैपेसिटी है, और बस वो कैपेसिटी को ही मैं आपका मतलब एक्सप्लोर, उसको जस्ट वो जो पोटेंशियल है ना उसका, आपका मैं उसको अनटैप करने के लिए आता हूं यहाँ पे। कोई आपको जरूरत नहीं है, सब चीज आप लेके बैठे हो, सारी क्षमताएं आप में, बस समय समय पर आपको पोक करना पड़ता है। आप भूल जाते हो कि मेरे अंदर क्या क्षमता है, समझ रहे हो बात को। तो वो हनुमान था ना, वो बड़ा हो सकता था, समुद्र को लांग भी सकता था हनुमान जी, लेकिन हो नहीं पा रहा था ना, भूल गया था। तो आप भी ऐसा ही है, एक जो हाथी होता है ना उसको भी अपनी कैपेसिटी का नहीं पता होता। तो आप वो हाथी हो, आप छोटा हाथी हो, छोटा हाथी, ठीक है। और जैसे हनुमान जी को अपनी कैपेसिटी नहीं पता था, जामवंत ने बताई थी, तो मैं भी तो आपको ना वही जामवंत वाला रोल प्ले करने आता हूं आपके साथ, है ना, ताकि आपको मैं आपकी कैपेसिटी रियलाइज कर पाऊं। चलिए, वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, पानी नहीं हो तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो रेगुलेट नहीं होता। सो वाटर इसलिए भी जरूरी है। तो कुल मिला के पानी तो यार जीवन का आधार हो गया ना। वाटर फॉर्म्स द हैबिटेट ऑफ, देखो अब पानी में कई ऐसे भी हैबिटेट हैं, कई ऐसे भी निवास है जो पानी में ही होते हैं। याद करो, मैंने बताया था आपको, सेलाइन मराइन इकोसिस्टम, मराइन हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट, एस्चुराइन हैबिटेट, जिसको हम बाद में बात करने वाले हैं अभी,
ठीक है, वो हम बात करेंगे। तो वो सारे के सारे क्या थे, यही तो थे। चलो ये हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं ये हिंदी में आपके लिए कि सभी जीवों को पानी आवश्यक है। अधिकांश जैव रासायनिक प्रतिक्रिया एक जलीय माध्यम में ही होती है। पानी शरीर के तापमान को भी नियंत्रण प्रदान करने में मदद करता है और कई जलीय पौधों और जानवरों के लिए आवास भी बनता है पानी। अगर पानी ना हो तो उनका घर ही ना बने, आवास ही ना रहे। ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन हैज द हाईएस्ट डाइवर्सिटी। बहुत बढ़िया सौरभ शुक्ला, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने मुझे ज्ञान दिया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलो बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ। चलो अगली बात करते हैं सर, तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, तापमान का क्या रोल है यार, टेम्परेचर कैसे, देखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सबकी कैपेसिटी है, एक लिमिटेड अमाउंट तक हम टेम्परेचर बियर कर सकते हैं। नहीं, बात समझ रहे हो भाई, हम लिमिटेड अमाउंट, इसके बाद में अपने से नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता, गर्मियों में तापमान बढ़ता है तो क्या होता है भाई, नहीं अरे मर जाएंगे यार, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। क्यों, हम यार एक लिमिटेड अमाउंट सहन कर सकते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका भी जो सर्वाइवल है, दे ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। सपोज अगर मैं पोलर एरिया की तरफ ले जाऊँ आपको, पोलर एरिया मतलब आपका 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ की तरफ ले जाऊं, तो एक बात बताओ, जब मैं पोलर एरिया की आपसे बात करूंगा तो वहां पर आप मेरे को ये बताओगे, मैं 0 डिग्री से फिर से वही बात करूंगा, ऊपर जा रहा हूं तो क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर घटता है, तापमान घटता है ना। सो टेम्परेचर अगर घटता है तो इसी वजह से वहां पर वेजिटेशन भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बहुत कम तापमान और बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोनों ही क्या है, गलत चीज है। एक मॉडरेट टेम्परेचर अगर रहता है तो दैट इज वेरी एसेंशियल टू फ्लरिश द वेजिटेशन एंड ऑल्सो द फोना पार्ट, है ना, क्योंकि वेजिटेशन पे ही तो हम डिपेंड करते हैं। समझ में आ रही बात। देखो पेड़ पौधों को ना दो चीज बहुत जरूरी चाहिए होती है। कोई भी अगर मैं प्लांट बोलूं ना तो प्लांट रिक्वायर्ड, ऑल द प्लांट रिक्वायर्ड 2 थिंग्स। फर्स्ट क्या होता है आपका, वाटर, पानी, और दूसरा क्या होता है आपका टेम्परेचर, या मैं कह दूं इनका हाइब्रिड रूप दोनों का, दैट इज ह्यूमिडिटी। देखो बारिश के टाइम पे पेड़ पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। क्यों, गर्मियों में क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि उस टाइम दोनों चीज़ होती है, तापमान भी होता है और साथ साथ पानी भी होता है। तो ह्यूमिड कंडीशन में जो ट्री हैं वो बहुत ग्रो करते हैं। ट्री ग्रो करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधे ज़्यादा, जंगल होगा तो बायोडाइवर्सिटी, जीव जंतु ज़्यादा होंगे, जैव विविधता। तो टेम्परेचर भी आपको आई होप समझ में आ गया। और तापमान आता कहाँ से, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, है ना। चलो इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे अपना नेक्स्ट। सो टेम्परेचर इज अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर द एनवायरनमेंट। भाई एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर है कौन, बताओ जल्दी से, तापमान। तापमान के बिना कोई मतलब बात बनेगी नहीं आपकी, है ना। इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु जो हमारे होते हैं, स्पीसीज होती है, उनके सर्वाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना इस धरती पे, जितने भी जीव जंतु हैं, वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। दे कैन ओनली टॉलरेट अट लिमिटेड अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। आफ्टर दैट दे कैन नॉट बियर दैट। और जब वो सहन नहीं कर पाएंगे सो वो भी उनके लिए क्या होगा दोस्तों, वो भी नेगेटिव रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तापमान में समझा पाया आपको कि नहीं। टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोडाइवर्सिटी, इन द इकोसिस्टम, इन द एनवायरमेंट। सब चीजों में तापमान भी एक रोल प्ले करता है। ठीक है। टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, नथिंग, इट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही तो है एनर्जी, प्राइम जो एनर्जी का सोर्स है वो तापमान ही तो है हमारे पास। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये हिंदी में है ना। पर्यावरण के लिए तापमान महत्वपूर्ण कारक है। यह जीव के अस्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। केवल जीव, तापमान और आर्द्रता। ये एक बार देखो, जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते हैं ना, तो अभी मत लिया करो, साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अभी ना सिर्फ वीडियो को देखो, एंड तक देखो, फिर उसके बाद में आप जब नोट्स अगर बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो बाद में ले लो, है ना। साथ साथ लेते हो ना तो आपका फिर ध्यान नहीं रहता उसमें ना, गड़बड़ हो जाती है। मैं भी बीच में आ जाता हूँ, तो आप बाद में देखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा वो, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों लैटीट्यूड। लैटीट्यूड बताया था कि नहीं बताया था आपको, जानते हो लैटीट्यूड, समझ रहे हो भाई। पृथ्वी की मुझे स्टडी करनी है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भाई कोई भी चीज जब हम स्टडी करते हैं ना भाई, ज्योग्राफी में हम बात करते हैं जियोग्राफी। जियो मीन स्टडी एंड जियो मीन्स अर्थ, और स्टडी मतलब ग्राफी मतलब स्टडी। आप किसी भी चीज की स्टडी करते हैं तो वी रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ पैरामीटर, और वो पैरामीटर हमने कौन से फिक्स किए थे यहाँ पर, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो आपको यही बताना है कि हाउ एग्जैक्टली लैटीट्यूड इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। लैटीट्यूड का क्या रोल रहता है, अक्षांश का क्या रोल रहता है इन एन इकोसिस्टम, इन अ हैबिटेट,
इन द एनवायरनमेंट, क्या रोल रहता है इन द बायोडाइवर्सिटी, बताओ किस प्रकार से लैटिट्यूड से चीजें प्रभावित होती हैं, आपको मुझे ये बताना है। चलिए बताओ, देखो यार, अगर सर हम लोअर लैटिट्यूड की बात करें, लोअर लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री, और व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड का मतलब क्या हो गया आपका, जल्दी बताओ कि वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर वैल्यू, 0 है, 0 से अपन कहां तक जाते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर भी कहां तक जाते हैं 90 डिग्री साउथ। 0 छोटी वैल्यू है, दैट्स वाई लोअर लैटिट्यूड, एंड वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस वी आर मूविंग टू द हायर वैल्यू। भाई 0 1 2 3 4 5 6 90, मैं ऊपर जा रहा हूं ना, हाई वैल्यू की जा रहा हूं, तो इसलिए लोअर लैटिट्यूड से हम हायर लैटिट्यूड मूव कर रहे हैं। तो जब ऐसे मूव करेंगे दैट मींस क्या होगा, जानते हो आप सर क्या होगा, आप बताओ मुझे। लोअर लैटिट्यूड से जब हम ऊपर जाते हैं हायर लैटिट्यूड, तब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज या इंक्रीज? दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यूपीएससी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन था वो। डिक्रीज होगी सर, क्योंकि तापमान भी घटेगा ऊपर जाएंगे तो, अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी घटेगा, ठीक है। लैटिट्यूड जो होता है ना, ये अकेला भाई साहब ये कई चीजों को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करता है किसको, वर्षा को, रेनफॉल को, नॉट दैट वर्षा, केमिस्ट्री मैम वो नहीं भैया, ये रेनफॉल वर्षा ये वाला है। उसके अलावा ये कंट्रोल करता है किसको भैया, आपका तापमान को, ये कंट्रोल करता है किसको, ह्यूमिडिटी को, है ना, और किसको कंट्रोल करता है, और भी बहुत सारी चीजों कंट्रोल करता होगा, ठीक है, छोड़ दो, हमने बहुत पढ़ लिया। तो ये जब इन चीजों को कंट्रोल करता है, दीज फिजिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट दे आर कंट्रोल्ड बाय द लैटिट्यूड्स, सो दैट्स व्हाई इनडायरेक्टली लैटिट्यूड इज गोइंग टू प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोडाइवर्सिटी। यस और नो? मैं कह रहा हूं, मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा इससे आप प्रभावित होगे, कैसे भैया, मैं अच्छा खाऊं पीऊंगा तो मैं अच्छे से रहूंगा, है ना, मैं नींद अच्छी लूंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा, और जब मैं स्वस्थ रहूंगा, अच्छे से खाऊं पीऊंगा, मैं खुश रहूंगा तो मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, और जब मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे और पेपर आप क्वालिफाई कर पाओगे, है ना। रिलेशन है कि नहीं है? मेरे सोने के साथ, मेरे खाने के साथ आपका सीधा सीधा संबंध हो गया। तो ऐसा ही कुछ यहां पर है, लैटिट्यूड कंट्रोल कर रहा है दीज डिफरेंट फैक्टर्स, है ना, एंड दीज डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं दे विल कंट्रोल द बायोडाइवर्सिटी, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। गॉट इट? ठीक है, चलो अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि लैटिट्यूड का प्रभाव कैसा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से सारे के सारे। नापरा डिसूजा, नायरा डिसूजा, वाओ वाओ, खतरनाक। हाँ हाँ मैं समझ गया ऋतुराज, बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी यार धड़कन हो यूपीएससी चैनल की, आप अनअकैडमी यूपीएससी चैनल की, तो आपसे तो सीधा खैर कांटेक्ट है ही, संबंध है ही। ये यूपीएससी का लोगो लेफ्ट में क्यों आ रहा है, राइट में क्यों नहीं आ रहा? राइट ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलो लैटिट्यूड के बारे में परंपरा से चर्चा करते हैं। लैटिट्यूड हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द एरियाज टेम्परेचर रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ द क्लाइमेट सच एज पोलर। देखो ये यही तो है, लैटिट्यूड से ही तो हम डिसाइड करते हैं क्लाइमेट कैसा होगा। भाई लैटिट्यूड यहाँ पर है इक्वेटर, तो यहाँ हम क्या बोलते हैं आपका इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट होता है कि नहीं होता? यहाँ पर बोलते हैं उष्ण कटिबंध, बोलते हैं कि नहीं होते? हिंदी वाले छात्र ज्यादा है तो उनसे मेरा विशेष प्रेम रहेगा। उष्ण कटिबंध इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल, नहीं बोलते? बताओ, अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों को छोड़ गए यहाँ पे ना, अब अंग्रेजी में पढ़ते हैं, मैं भी ऐसा ही अंग्रेज हो रखा हूँ। इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट। इसके बाद में क्या है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है आपका, सो दिस इज नॉन एज ट्रॉपिकल, है ना। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपोषण कटिबंध, है ना। उसके बाद और चलते हैं आपका, तो यहां पर क्या है दोस्तों? दिस इज नथिंग बट नोन एज टेम्परेट क्लाइमेट। पढ़ाया हुआ है मैंने, टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट क्या मतलब होता है? शीतोष्ण कटिबंध, ये लो। और यहां पर है क्या? 90 डिग्री नॉर्थ, क्या होता है दोस्तों? पोलर क्लाइमेट, पोलर टाइप क्लाइमेट। सो जब जलवायु को कौन निर्धारित कर रहा है? लैटिट्यूड। और जलवायु का मतलब ही क्या होता है? क्लाइमेट क्या होता है? मैंने बताया हुआ आपको, क्लाइमेट इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ एवरेज ऑफ द डिफरेंट कंडीशन लाइक टेम्परेचर,
प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इनकी जब मैं एवरेज लूं ओवर अ लॉन्ग टाइम एंड ओवर अ लार्ज पीरियड, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। मैं कह रहा हूं क्लाइमेट ये है और ये इससे प्रभावित हो रहा है, तो ये इससे प्रभावित होंगे और इससे जीवन प्रभावित तो होगा, पूरा का पूरा, बात खत्म, अब और नहीं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलो भाई, सो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द एरियाज टेम्परेचर रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ द क्लाइमेट सच एज पोलर, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, है ना भाई। आपका कौन सा टाइप का क्लाइमेट होगा ये इसी से तो निर्धारित होता है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं आपका। दीज क्लाइमेट्स डिटरमाइन द डिफरेंट नेचुरल बायोम्स। हर जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति होगी, हर जलवायु में वनस्पति अलग प्रकार की होगी, तो वहां पर जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार के होंगे। अगर ठंड ज्यादा पड़ती है तो कैसे एनिमल्स मिलेंगे? फर बियरिंग एनिमल्स मिलेंगे। फर बियर समझते हो, जिनके वो मोटी चर्बी होती है और ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं, ऐसे जीव जंतु मिलेंगे। अगर मैं बात करूं रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तान के अंदर जो जीव होगा उसकी टांगे लंबी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ग्राउंड का तापमान ज्यादा होता है, अर्थ का, रेगिस्तान के अंदर भूमि का तापमान ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो डिस्टेंस जो है आपकी अर्थ से वो ज्यादा रखनी पड़ेगी, वरना हीट क्या होगी? ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो आप जानते हो एनर्जी लॉस क्या होगा? ज्यादा। तो इसलिए ये अडेप्टेशन है सारे के सारे, इनको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। ये वर्ड तो आज पहली बार सुना है, पहले दूसरी क्लास के अंदर पढ़ाया था अडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान दिया करो। हिंदी भाषा, ध्रुवीय, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जैसी जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्षेत्रों में तापमान और अक्षांश एक मजबूत आपस में दोनों का प्रभाव होता है। ये जलवायु विभिन्न प्राकृतिक बायोम्स को निर्धारित करती हैं। बायोम्स मैं बताऊंगा आज बायोम्स क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है पता? हाइट। ऑल्टीट्यूड मतलब अंग्रेजों के लिए हो गया ऑल्टीट्यूड, और जो भारतवासी है मेरे प्यारे उनके लिए हो गया ऊंचाई। ऊंचाई कैसे प्रभावित करेगी? देखो, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, हवा थिन होती है, एयर थिन होती है, एयर डेंसिटी रिड्यूस होती है, और एयर डेंसिटी रिड्यूस होगी दैट मीन्स ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, O2 रिड्यूस होगा, मतलब CO2 रिड्यूस होगा। और देखो CO2 नहीं होगा तो ट्री को बात बनेगी नहीं, पेड़ पौधे नाराज हो जाएंगे, और अगर O2 नहीं होगा तो राजन सांड नाराज हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हो? तो यहां पर अगर O2 नहीं है तो जो पॉपुलेशन है, जीव जो है, ऑर्गेनिज्म जो है वो दुखी, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो पेड़ दुखी। तो वो वहां पे जितना जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा एयर बिकम्स थिनर, और जैसे हवा पतली होती जाएगी तो साथ साथ वनस्पति भी क्या हो जाएगी? कम। तो इकोसिस्टम अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो इकोसिस्टम क्या होता है? प्रभावित होता है। कैसे होता है आपको पता चल गया ना। इसलिए जो लोअर ऑल्टीट्यूड एरिया है, जो समुद्र तल के समीप होते हैं, का सारा काम होता है, ठीक है। बढ़ रहा हूं मैं आपका नेक्स्ट। आर वाइडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑल्टीट्यूड। जो वाइल्ड जो प्रजाति है, जो जीव जंतु है, उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। भैया बफरिंग हो रही है, क्या हो गया? यहां पे यही हो कि नहीं है? बफरिंग हो रही है, सब बच्चे बोल रहे हैं यार, वीडियो पॉज हो गया। कमेंट आ रहे हैं ना, वीडियो पॉज हो गया। लेकिन पता नहीं, तो इतनी बफरिंग बता रहे थे ना यार। जिसका बफरिंग कर रहा है एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश हो गया? ओके हो गया, चलो सही है, अभी ओके हो गया, गुड 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 गुड। अब जिसका ऐसा होता है ना तो रिफ्रेश कर लिया करो, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड हमने देख लिया, ऑल्टीट्यूड का क्या प्रभाव होगा वो आप लोग समझ गए हो। ऑल्टीट्यूड कैसे प्रभावित करेगा हिंदी भाषियों के लिए, कि दोनों प्रभावित करते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या? देखो, जैसे ऑल्टीट्यूड के प्रभाव से, भाई हाइट पे बढ़ा मैं, अब हाइट से क्या प्रभाव पड़ता है वो बता दूं मैं आपको। देखो ये पेड़ है, ये पेड़ कैसा दिख रहा है आपको? देखो इसकी जो कैनोपी है वो वाइड है। कैनोपी मतलब जो होता है छतरी सी, पेड़ की जो ऊपर से वो छतरी नहीं होती है, जो ऐसे बनती है, वो उसको हम कैनोपी बोलते हैं। तो इसकी कैनोपी वाइड है। ये पेड़ देखो कुछ ऐसा है, ये पेड़ हो गया, और ये कुछ ऐसा है, कैनोपी बोलते हैं इसको, कैनोपी वाइड है इसकी। ये पेड़ कैसा है? ये पेड़ कुछ ऐसा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कोनीफेरस बनता है, शंकु के आकार का बनता है। सच ट्रीज आर नोन एज द कोनीफेरस ट्री। और ये देखो पहाड़ों में है, यहाँ पर क्या होती है? छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है, नीले कलर की जो झाड़ियाँ दिखती है इनको बोलते हैं रोडेंड्रोन्स, ठीक है। इंडिया में आपका नेपाल मिडिल हिमालयस में पाई जाती है, रोडेंड्रोन्स इसको बोलते हैं, और यहाँ से भी सवाल आया हुआ था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो अलग अलग प्रकार की जो वनस्पति आप देखते हो ना,
ये किसका प्रभाव है? ये ऑल्टीट्यूड का प्रभाव है। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है ग्राउंड पे, मतलब ऐसे इलाकों पे जहां तापमान आपका ज्यादा होता है, ऊंचाई कम होती है। ये पाया जाता है जब ऊंचाई बढ़ती है। जब आप जाओगे पहाड़ी इलाकों में, देखना पेड़ ऐसे ही मिलते हैं आपको। और जब बहुत ज्यादा पर्वतों पे, देखो बिल्कुल पहाड़ में चले जाते हो तो वहां कोई वनस्पति नहीं, इस प्रकार की छोटी छोटी झाड़ियां मिलती हैं। सो जैसे जैसे मैं ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करता हूं, हाइट इंक्रीज करता हूं, तो साथ ही साथ में क्या होता है, वनस्पति भी चेंज होती है। लोअर ऑल्टीट्यूड पे थी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर आ जाते हैं कोनीफेरस, शंकुधारी वन, और अल्पाइन जो होती है मतलब घास फूस जो है वो मिलती है। यहाँ पर झाड़ियाँ मिलती हैं, यहाँ पर कोई बड़े पेड़ नहीं मिलते। लाइकेन, श्रब्स, मॉसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। समझ में आ गया? आप सब पता है मुझे, बहुत इंटेलिजेंट हो। नाउ कम टू द प्रोड्यूसर। देखो, हमने बताया था दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो था बायोटिक और दूसरा क्या था दोस्तों? आप पीछे नहीं चलेंगे, बहुत जल्द दूर आएगा। पहले था बायोटिक, ठीक है, और एबायोटिक हमने देख लिया। नाउ वी आर मूविंग टू द बायोटिक कंपोनेंट्स। सो बायोटिक में क्या था? प्रोड्यूसर। मैंने आपको बताया था, याद करो, प्रोड्यूसर जो होते हैं ना अपने पास, प्रोड्यूसर कितने टाइप के होते हैं? प्रोड्यूसर होता है एक प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो मेनली प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? सूर्य से एनर्जी लेता है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल वो किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज, एंड बाय प्रोडक्ट दैट इज नोन एज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम फिर क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। तो अब मैं इसी की बात कर रहा हूं। देखो, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, दे मैन्युफैक्चर द फूड्स फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। जो पूरा इकोसिस्टम है ना, उसके लिए पेड़ पौधे जो है वो फूड डेवलप करते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है, भोजन बनाते हैं। कौन बनाता है? ट्री। सो दैट्स व्हाई ट्री आर नोन एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, है ना। वो क्या करते हैं? जो भी करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और बिकॉज वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना काम खुद करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द ऑटोट्रॉप्स। उनको हम क्या बोलते हैं गाइस? ऑटोट्रॉप्स। हिंदी में अगली स्लाइड है मेरे पास, आप चिंता मत करो, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और ये जो प्रक्रिया है ना, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसमें ग्रीन प्लांट क्या करता है? इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जमीन से अलग अलग कण जो है, अलग अलग पोषण पदार्थ वो मिलेंगे, मिट्टी से खींचा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी एनवायरनमेंट से, और बहुत सारे खनिज लिए जाएंगे, और सबका मिक्स करके पेड़ अपना खाना बनाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं आपका। ये हरे पौधे ऑटोट्रॉप्स नामक प्रकाश ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं इनको। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीव हैं सबके लिए भोजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण आप समझते हो क्या होता है? पेड़ के द्वारा खाना बनाने की क्रिया। अब आती है बात कंज्यूमर की। प्रोडक्शन हो गया, प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया। प्राइमरी प्रोड्यूसर को हमने बोल दिया ऑटोट्रॉप्स, बिकॉज वो अपना खाना खुद बनाते हैं। नाउ कम टू द कंज्यूमर पार्ट। पीछे दिख रहा है मेरे क्या है? रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश। ये क्या अपना खाना खुद बना लेता है क्या? ठीक है, नहीं बना पाता। अपना खाना खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप सर मैं तो रोटी सब्जी अपने आप बना लेता हूं, दैट इज नॉट द थिंग। वो खाना बनाने का मतलब क्या है कि जो आपको चाहिए, आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या आप एनर्जी खुद से बना लेते हो? नहीं होता ऐसा। डायरेक्ट सनलाइट से आप वो बना लेते हो? कुछ भी नहीं बनता ना। तो ये होते हैं कंज्यूमर। जो भी ऐसी चीज जो सीधा सूर्य के प्रकाश से अपना खाना ना बना पाए, दे आर नोन एज द कंज्यूमर। क्या बोलते हैं उनको? कंज्यूमर। और जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं? जो प्राइमरी प्रोड्यूसर से जो प्रोड्यूस किया होता है उसको खाते हैं। देखो पेड़ है ना, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये क्या कर रहा है? इसको खा रहा है। दैट मीन्स ये फूड कहां से ले रहा है? आपका पेड़ से ले रहा है। इसीलिए ये क्या होगा दोस्तों? दिस इज कंज्यूमर। और ये कंज्यूमर में भी कौन सा कंज्यूमर होगा? प्राइमरी कंज्यूमर। दिस इज नोन एज द प्राइमरी कंज्यूमर। बात आ गई समझ में? तो ये कंज्यूम कर रहा है और ये पेड़ पौधों को खा रहा है, हर्ब्स को खा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द हर्बीवोरस। क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि हर्ब मतलब जो घास फूस है इनको खाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द हर्बीवोरस। सो दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स एंड दे टेक्स द फूड्स विच सिंथेसिस बाय द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर पेड़, उनके द्वारा ये खाना जो है वो खाते हैं, उनके द्वारा बनाया गया, इसलिए इनको बोलते हैं हम आपका हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं इनको? हेटेरोट्रॉप्स इनको कहा जाता है। इन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। और वे भोजन कहाँ से लेते हैं? कि वो भोजन जो आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों ने बना के तैयार कर रखा है, उसको कंज्यूम करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द कंज्यूमर। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मेरे पास, उसका नाम क्या है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है? जो कंज्यूमर है ना, ये भी 3 भागों में बांटूंगा मैं इसको। कंज्यूमर समझ में आ गया? ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद से बना ले, और हेटेरोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद से ना बना पाए।
अब जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप। पहला है हर्बीवोरस, ये हर्ब्स खा रहा है। हर्ब्स का मतलब क्या? शाकाहारी, ये शाकाहारी है। दूसरा है कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब जो मांस खाता है, मांसाहारी। तीसरा होता है ओमिनिवोरस, सर्वाहारी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब खाता हूं, ठीक है। वो जो ब्रह्मास्मि है, जो सब खाता है, वो क्या है? आदमी हो गया, पिग हो गया, ये सब खाते हैं। सो 3 टाइप से हमने कंज्यूमर को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, किसी के पेट में दर्द हो, नींद ना आ रही हो, किसी को जुकाम हो, कोरोना वायरस हो, सबका इलाज मैं करता हूं। झाड़े लगाने मैंने शुरू कर दिए हैं, तो मेरे से मिले, संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको पता ही है, मेल कर सकते हैं sumitrathi3@gmail.com, sumit.kumar@wifistudy.com। You can follow me on the Instagram sumit.rathi03 पर आप, मैं सुमित राठी 03, आप इंस्टाग्राम पे sumit.rathi3 पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहां पर हम ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो अनअकैडमी के किसी भी प्रोग्राम के बारे में, सब्सक्रिप्शन के प्लान के बारे में कोई डाउट हो आपका, एज आई टोल्ड यू, आपको क्या करना है, जो आपका जब डाउट होता है ना, तो क्या करना, डाउट जो सब्जेक्ट होता है उसमें डाउट और सब्जेक्ट, किस टॉपिक से डाउट है आपको, वो मेरे को लिख के भेजा करो, क्योंकि बहुत सारे आते हैं। और मैं बताऊं, देखो यार, काफी बच्चे नाराज भी होंगे, गुस्सा भी होंगे कि सर जवाब नहीं दे पाते। मैं दे ही नहीं पाता जवाब, समझ रहे हो। एक दिन में वीडियो देखी जाती है, मान के चलो एवरेज बता रहा हूं मैं, एवरेज एक दिन में अगर 10,000 बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, अब 10,000 में से अगर 1000 बच्चों ने मेरे को मेल कर दिया डाउट का, अब मैं कितने बच्चों का जवाब दे पाता हूं। तो ऐसे गुस्सा मत करना यार, काफी 1-2 बच्चे हैं जो बेचारे परेशान हो जाते हैं, सर तो इग्नोर नहीं कर रहा भाई, मैं इग्नोर कर ही नहीं रहा। इग्नोर करता तो मैं पढ़ाता थोड़ी ना आप लोगों को, आपके लिए काम कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा। सो कई बार मैं जवाब नहीं दे पाता, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी कैटेगरी होती है हमारे पास। क्या? पहला मैंने बताया था हर्बीवोरस, हर्बीवोरस जो हर्ब्स खाते हैं, शाकाहारी। तो गाय हमारी माता है और हमें बहुत कुछ आता है, ऐसी बात नहीं है, हमें बहुत कुछ आता है भैया, ऐसे नहीं मत समझो आप, हमें सारी चीजें आती हैं सर। और इसीलिए अपन इस बार जो अपना पीटी है 2020 फोड़ देंगे उसको। क्या कर देंगे? फोड़ देंगे। सो हर्बीवोरस क्या होते हैं? सो ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली अपॉन द प्लांट्स, दे ईट द प्लांट्स, ठीक है। दैट्स व्हाई लाइक जैसे काऊ हो गया, आपका एग्जांपल है काऊ, शाकाहारी, सीधे पौधे को खा लेते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं, दे आर नोन एज द हर्बीवोरस। आगे आ जाते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं भाई साहब? ध्यान दो इसकी बात पे, क्या कह रहा है, बात पे ध्यान देना बहुत खास है इसकी पे। क्या बोल रहा है? सुनो भाई, टाइगर बाबा क्या कह रहे हैं। कार्निवोरस, द एनिमल्स दैट ईट्स अदर एनिमल्स आर नोन एज द कार्निवोरस। जो दूसरे एनिमल्स को खाता है, दे आर नोन एज द कार्निवोरस। उसको हम बोलते हैं क्या? मांसाहारी, जो दूसरे जानवरों को खाता है। शेर जो है ये क्या है? कार्निवोरस है। और शेर का भी शिकार करने वाले को बोलते हैं चौधरी साहब। सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। जय हो, जय हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। कार्निवोरस, अब ये है ओमिनिवोरस, ठीक है। ये ओमिनिवोरस का मतलब क्या है कि दे कंज्यूम बोथ द थिंग्स, दे कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल, है ना। जैसे ह्यूमन हो गया दोस्तों, पिग हो गया, वो दोनों को कंज्यूम करते हैं, है ना, दोनों चीजों को खाते हैं। दैट्स व्हाई ये आदमी मतलब मांस भी खाते हैं और ये आपका पेड़ पौधे भी खाते हैं। सो दे आर नोन एज द सर्वाग्राही, सब चीज खा लेते हैं, ओमिनिवोरस है ये। गॉट इट? समझ में आ गया ना यार। हर्बीवोरस, ठीक है, उसके बाद आपका कार्निवोरस, और तीसरा क्या? ओमिनिवोरस। दे आर नोन एज द आपका सेकंड पार्ट, दे आर द बायोटिक पार्ट, जिसमें जीवन होता है ना। ये कंपोनेंट्स में पढ़ा रहा हूं मैं आपका, कंपोनेंट खत्म होते हैं। अब देखो, हमने इकोसिस्टम पढ़ लिया, याद तो खैर आपको नहीं होगा, बट मैं याद दिलाऊंगा आपको, ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था इंडिविजुअल, या हम बोलते हैं उसको स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज के बाद में क्या आता था? स्पीसीज से बनती थी क्या दोस्तों? आपकी पॉपुलेशन बनती थी। और पॉपुलेशन से क्या बनती थी? पॉपुलेशन से बनती थी आपका कम्युनिटी बनती थी, समुदाय बनता था। समुदाय से भाई जब बहुत सारे समुदाय मिलेंगे तो इनसे बनता था हैबिटेट, निवास। हैबिटेट मिलते थे बहुत सारे, तो क्या बनता था? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का एक पार्ट आ गया। अब नेक्स्ट अपने पास क्या? बायोम, ठीक है। क्या आ गया आपका? बायोम। और जब बहुत सारे बायोम मिलेंगे तो फिर आपका फाइनल, ठीक है। तो ये अपना सिस्टम चल रहा है। इससे मिलकर फिर लास्ट में क्या बन जाएगा आपका? बायोम से मिलकर ही क्या बनता है? बायोस्फीयर। क्या क्या पढ़ लिया? स्पीसीज हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी हो गया, हैबिटेट हो गया, इकोसिस्टम इट्स कंपोनेंट हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द बायोम। क्लियर होनी चाहिए बात, एकदम दिमाग में ना क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कोई भी बात समझ में ना आए, आपको तुरंत पूछनी है। माँ कसम है, सभी बच्चों को कोई भी मन में नहीं रखेगा कि सर मेरे समझ में नहीं आई लेकिन मैं पूछूंगा भी नहीं, सबको पूछनी है। वीडियो के नीचे कमेंट करो, कमेंट पढ़ूंगा, जवाब दूंगा, ठीक है। बायोम, अ लार्ज कम्युनिटी जो यूनिट है। अब बायोम देखो क्या होता है,
बहुत सारी बड़ी कम्युनिटी जब एक एरिया पे रहने लग जाए ना, तो फिर मैंने बताया था उस कम्युनिटी को हम जो उसकी मेजर वेजिटेशन है ना, उसके आधार पे हम डिवाइड करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ग्रासलैंड कम्युनिटी। ग्रासलैंड का मतलब क्या है कि वहां पर जो मेजर फोना है, मतलब जो फ्लोरा है, वो क्या है, ग्रासलैंड है। तो किसी भी एरिया में जो मेजर डोमिनेटिंग फ्लोरा कम्युनिटी होती है, उसी के नाम पर हम उसका नाम जो है वो रखते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अ लार्ज कम्युनिटी यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय द मेजर वेजिटेशन टाइप एंड एसोसिएटेड फोना फाउंड इन अ स्पीसीज क्लाइमेटिक रीजन ऑफ अ बायोम। तो ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी भाई, कोई भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, समुदाय का मतलब क्या है भाई, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। दैट मीन्स जैसे अगर मैं बात करूं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर, ग्रासलैंड कम्युनिटी के अंदर, तो वो लोग मिलेंगे जो घास खाते होंगे, फिर वो लोग भी मिलेंगे जो घास को खाने वाले को खाते होंगे, वो आपस में संबंध है ना उनका, तो उनको बुला के क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन एक साथ हमारे पास प्रेजेंट होती है। हाथी भी मिलेगा, गाय भी मिलेगी, भैंस भी मिलेगी, उसके अंदर शेर भी मिलेगा, चीता भी मिलेगा, दैट इज कम्युनिटी। ठीक है, अब कम्युनिटी का नाम किसके नाम पर होता है, जो वहां पर मेजर आपकी वेजिटेशन होती है। तो ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है, ग्रासलैंड मैंने आपको पढ़ाया था। अब किसी भी टाइप की कम्युनिटी के लिए, किसी भी टाइप की वेजिटेशन के लिए एक स्पेसिफिक रीजन, एक क्लाइमेटिक रीजन जो होता है वो होना चाहिए, है ना भाई। मुझे ग्रासलैंड अगर कम्युनिटी चाहिए तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, बस उसी को बोलते हैं बायोम। क्या बोलते हैं उसको, बायोम। सो बायोम्स रेफर बेसिकली टू द टेरेस्ट्रियल एरिया। वैसे बायोम हम मुख्यतः टेरेस्ट्रियल एरिया में ही बोलते हैं। बायोम्स का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जिसमें एक पर्टिकुलर प्रकार की वनस्पति, नेक्स्ट क्लास कोई है ही नहीं, कोई क्लास नहीं है, इवेंट है कोई, एक बार बात करो, पूछो, प्रभात सर से देख लो। नहीं है इस पे, मैंने तो देखा है, नीरज सर नहीं ले रहे ना। ठीक है दोस्तों, तो बायोम समझ में आ गया। बायोम क्या है, देखो मैं समझा रहा हूं आपको, किसी जगह पर कैसे जीव जंतु होंगे, कैसी वनस्पति होगी, ये उस बात के किस पे निर्भर करता है, क्लाइमेट पे। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर एरिया फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फोना, दैट इज नोन एज द बायोम। सो बायोम बेसिकली रेफर टू द टेरेस्ट्रियल एरिया। बायोम मूल रूप से स्थलीय क्षेत्रों के लिए संदर्भित किए जाते हैं। अब हम टेरेस्ट्रियल के लिए बोलते हैं, स्थलीय क्षेत्रों के लिए, क्योंकि मराइन एरिया जो होता है, जो आपका वाटर जो इकोसिस्टम है, वहां पर ऐसा कुछ होता नहीं है। अब बायोम्स कैसे डिफाइन करते हैं हम, देखो जैसे हम बात करेंगे का, तो टेरेस्ट्रियल जो एरिया है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उसमें हम डिफरेंट बायोम डिवाइड करते हैं। जैसे पोलर हो गया, टाइगा हो गया आपका, है ना, डेजर्ट बायोम हो गया, वो अलग अलग आपके बायोम्स है। वो हम फर्दर अपने जैसे आगे आगे बढ़ेंगे ना तो डिस्कस करेंगे। बायोम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वेजिटेशन को या एक पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फोना को जो फ्लरिश करने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है। जैसे टाइगा मैंने बात किया, टाइगा क्या होता है, टाइगा जो होता है ये शंकुधारी जो पेड़ पाए जाते हैं ना, ऐसे शंख के आकार के, कोनीफेरस, उस वेजिटेशन को हम बोलते हैं टाइगा। यूरोप के अंदर इसको बोलते हैं टाइगा। सो टाइगा के लिए जरूरी क्या है, हाइट होनी चाहिए, ऑल्टीट्यूड होना चाहिए। ऑल्टीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए आपका, साथ साथ में आपका ठंड जो है वो ज्यादा पड़नी चाहिए, ऐसा होगा ना। मैं बोल रहा हूं आपसे, मुझे इस टाइप का पेड़ चाहिए, कैनोपी वाइड चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इस टाइप का पेड़ अगर तुम्हें चाहिए ना भैया, तो टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए और सदा हरा होना चाहिए, मतलब ये ग्रीन रहना चाहिए, तो वर्षा भी ज्यादा होनी चाहिए, रेनफॉल भी क्या होना चाहिए आपका, ज्यादा होना चाहिए। तो ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें ट्रॉपिकल एरिया के अंदर। सो ये क्या हो गया आपका ट्रॉपिकल बायोम, समझ रहे हो। तो बायोम का मतलब क्या, कंडीशन। डेजर्ट के अंदर कैक्टस मिलता है तो वो डेजर्ट बायोम हो गया। सो बायोम क्या होता है, बेसिकली दिस इज नथिंग, इज अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक रीजन। एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन है जहां एक प्रकार की वनस्पति और जीव पाए जाते हैं, उसी को बायोम कहते हैं। जैसे डेजर्ट के अंदर क्या मिलते हैं भाई, ऐसे जीव जंतु मिलते हैं जनरली जिनकी टांगे लंबी होती है और जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है, ऐसा होता है डेजर्ट के अंदर। दूसरी बात क्या होता है, सॉरी, जिनकी टांगे लंबी होती है डेजर्ट के अंदर वो पाया जाता है। उनका कलर ऐसा होता है जैसे जमीन में मिल जाए, हल्का लाइट कलर, ताकि सनलाइट को कम एब्जॉर्ब करे वो, है ना।
तो वो क्या होता है, क्योंकि उसमें अडेप्टेशन होता है। सो वो जो कंडीशन होती है जो एक जीव को और उस पेड़ पौधों को चाहिए होती है, वो उसके लिए उसका बायोम कहलाता है। जैसे डेजर्ट हो गया, जैसे ट्रॉपिकल एरिया हो गया, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर क्या होता है, बारिश अच्छी होती है तो वो उसके लिए कंडीशन सुटेबल है। हायर ऑल्टीट्यूड पोलर एरिया में चले जाते हैं तो पोलर हो गया, पोलर के अंदर क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो वहां पे कोई वेजिटेशन मिलेगी नहीं। जीव जंतु मिलेंगे ऐसे जिनकी फर बियरिंग होंगे, बाल बड़े बड़े होंगे, उनकी जो स्किन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फैट जमा होगा, है ना। वो फैट किस लिए, ताकि ठंड ना लगे उनको। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रजाति के लिए, फ्लोरा फोना के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो उसका बायोम कहलाता है। ये बात कितने लोगों को क्लियर है या नहीं है। और जो बायोम है ना, इसको हम 6-7 टाइप में अलग अलग डिवाइड भी कर देते हैं बायोम को। वो नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा कि वो 6 से 7 टाइप के बायोम्स कौन कौन से होते हैं, वो अलग से दिखाऊंगा मैं। तो नेक्स्ट क्लास में बायोम पढ़ाऊंगा और फिर वो एनर्जी फ्लो जो है अपना वो चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो देखो ये डिफरेंट बायोम्स है हमारे पास, है ना। जैसे अगर मैं इस एरिया में बात करूं, ट्रॉपिकल रीजन में बात करता हूं मैं, ट्रॉपिकल रीजन कितना है 0, और ये क्या है दोस्तों आपका 23.5 नॉर्थ, फिर ये क्या हो जाता है आपका ऊपर चले तो 45 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ हटा दो भले ही कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया आपका 66 के आसपास, ये हो गया 90 डिग्री, है ना, कुछ ऐसे बांट दिया मैंने। तो 0 से 23 ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया। अब ट्रॉपिकल एरिया के बीच के अंदर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिलता है, इसी एरिया में आपको ग्रासलैंड भी मिलते हैं, सूडान टाइप, सवाना टाइप, है ना। और इसी के अंदर एक डेजर्ट, एक डायग्राम होता है, पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट लपेट देता हूं मैं उसमें। खासियत देखो मेरी, एक डायग्राम सिर्फ, और दुनिया में जो 12 से 13 टाइप के जो क्लाइमेट होते हैं ना, मैं एक डायग्राम में खत्म कर देता हूं। और ये ऐसा नहीं है, इस डायग्राम को जनरेट करने में मुझे 2.5 महीने लगे थे, ठीक है, 2.5 महीने जनरेट करने में, समझने में, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत होती थी यार, मेरे को याद ही नहीं रहता था कहाँ कैसा क्लाइमेट है। लेकिन जब से डायग्राम पढ़ा कोई दिक्कत ही नहीं, आज तक मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। कुछ भी हो, वेजिटेशन हो, वहाँ की इकोनॉमी हो, ठीक है, वहाँ की सारी चीज हो जाती है एक डायग्राम से। समय आने बताएंगे, टेंशन ना लो। Desert, grassland and tropical forest, they all present in the tropical region. Tropical मतलब between tropics, that means tropic of Cancer and tropic of Capricorn. 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और 23 डिग्री हाफ साउथ, 23 नॉर्थ और 23 साउथ के बीच में पड़ता है। तो वहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिलते हैं आपको, जंगल भी मिलेंगे घने, ग्रासलैंड, सूडान टाइप, सवाना टाइप, वो भी वहीं मिलते हैं। और डेजर्ट आप जाओगे, डेजर्ट भी मिलता है। डेजर्ट कहाँ मिलता है, देखो अगर मैं बात करूं हर महाद्वीप के 0 से, अगर मैं बात करूं 10 डिग्री से 30 डिग्री जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, याद करो बताया कि नहीं बताया मैंने, जब आपको मैंने पढ़ाया था प्रेशर सर्कुलेशन, प्रेशर बेल्ट पढ़ाई थी, विंड सर्कुलेशन पढ़ाया, तब बताया था मैंने, जितने भी डेजर्ट है वो 10 से 30 डिग्री नॉर्थ, 10 से 30 डिग्री साउथ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। 2 रीजन है, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 द कोल्ड करंट, एंड सेकंड क्या है आपका, सेकंड जो था वो था क्या, ऑफशोर ऑफ ट्रेड विंड। एक्चुअली टॉपिक रेड हेडेड है, ठीक है। तो इसके जो है ना, ये जो एक स्लाइड है, ठीक है, 1 स्लाइड जो है ना, ये आपको मैं आपको बताऊं तो कम से कम ये 130-140 MB की है ये, ठीक है। एक स्लाइड जो है, एक स्लाइड जो है ना वो 6-6 GB की हो जाती है। तो वो कैसे प्रोवाइड करूंगा बताओ मैं, है ना। तो उसके लिए मैंने कल भी बताया था, वो बात हो रही है क्या कैसे करना है, वो सिस्टम जनरेट करने की बात हो रही है। अब एक बच्चे को तो नहीं ना, 1000-10,000 बच्चे देख रहे हैं, तो ऐसा क्या डेवलप किया जाए कि 10 के 10,000 बच्चे वहां से वो चीज जो है वो ले पाए, मतलब समझ रहे हो। तो इसीलिए वो चीज डेवलप करने की अभी बात चल रही है। सो दैट विल टेक टाइम गाइस, है ना। सेशन आपने शेयर किया नहीं है, लाइक किया नहीं है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है यार, लाइक करो इसको जल्दी से, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो थोड़ा ऊपर चलते हैं 23 से 55, तो यहां पर देखो डेजर्ट भी मिलेगा, ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट, बोरिल फॉरेस्ट। अब देखो जितनी ऊपर जा रहे हैं ठंड ज्यादा होती है, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए पेड़ ऐसा हो जाता है। और ऊपर जाओगे आर्कटिक रीजन के अंदर टुंड्रा हो जाता है, सब आर्कटिक रीजन में ऐसे पेड़ मिलेंगे आपको, ठीक है, 45 से 60 के बीच में। टेम्परेट रीजन के अंदर में आपको टेम्परेट फॉरेस्ट भी मिलेंगे, ऐसे ग्रासलैंड भी मिलेंगे आपको। ग्रासलैंड कैसे, कौन से ग्रासलैंड होंगे आपके, स्टेपी टाइप ग्रासलैंड होंगे। और मरुस्थल भी मिल जाता है आपको, ठीक है। मरुस्थल ये होता है आपका कि जिनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल इंटीरियर टाइप डेजर्ट, है ना, जैसे गोबी डेजर्ट हो गया, है ना, ये सारे के सारे। तो ये हो गया आपका बायोम, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स, है ना। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर रहा हूं, चिंता करने की आपको कोई भी बात है ही नहीं, कतई परेशान ना होइए। तो ये वही है बायोम्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस मतलब होता है पत्ते झड़ते हैं, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द बायोस्फीयर। देखो यार ये क्या है ना, ये सेब है,
ये सेब है मान लो, और ये सेब के साथ साथ ये पृथ्वी भी है। अब अगर ये सेब है तो जहां पर हवा इसे कांटेक्ट करती है तो सेब का जो छिलका है ना ऊपर वाला, ये सेब का छिलका हो गया सर ऊपर वाला। अब आप ऐसे ही समझो, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का जस्ट जो ऊपरी सतह है जहां जीवन पल रहा है, जहां जीवन फल रहा है, फूल रहा है, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी एक सेब है तो सेब का जो छिलका है ना, दैट इज बायोस्फीयर। वो इलाका जहां पर पृथ्वी, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट कर रहा है ना, दैट इज नोन एज द बायोस्फीयर, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जहां पर पानी और एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट करता है। सो बायोस्फीयर इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स सपोर्टिंग द लाइफ ऑन द अर्थ विच इंक्लूड्स द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर, तीनों को इंक्लूड करता है। The biosphere includes all living organism on earth together with the dead organism matter produced by them. जितनी भी जिंदा चीज है ना और मरी हुई चीज है, सब का सब ये बायोस्फीयर के अंदर आता है। समझ, ये बात समझ जाओ यार, बहुत है। पृथ्वी अगर एक सेब है तो सेब का जो छिलका है वो क्या है? बायोस्फीयर। जहां पर पूरा जीवन फल रहा है, फूल रहा है, दैट इज नोन एज द बायोस्फीयर। बायो मतलब जहां जीवन है, बायोलॉजी है, और स्फीयर का मतलब वो इलाका। तो बायोस्फीयर मतलब जहां जीवन फल फूल रहा है, दैट इज नोन एज द बायोस्फीयर। ठीक है, सो ये हो गया बायोस्फीयर आपका, देख लो। ठीक है, चलिए बायोस्फीयर हिंदी में, ये बायोस्फीयर था हिंदी में। अब एक वर्ड यहां पर होता है दोस्तों, इकोटोन बोलते हैं हम इसको। इकोटोन और एज इफेक्ट, ये समझ लो। इकोटोन क्या होता है? देखो, जब दो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम मीट करते हैं ना, देखो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है, पानी वाला आ गया, और ये लैंड इकोसिस्टम था, ये भूमि थी, जमीन थी। तो जमीन से जब हम पानी के बीच में जाएंगे ना, तो एक ट्रांजिशनल एरिया है, देखो ये रहा बीच में, है कि नहीं है? ठीक है, ये ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है, इसी को बोलते हैं हम इकोटोन। क्या बोलते हैं इसको? इकोटोन। जब आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में, एक इकोसिस्टम से मैं दूसरे इकोसिस्टम में जब चल रहा हूं, तो क्या आएगा? बीच में एक ट्रांजिशनल एरिया आएगा। मतलब एक एरिया ऐसा आएगा जिसमें लैंड के गुण भी हैं और किसके गुण भी हैं? इसके वाटर के भी हैं। तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे? आपका इकोटोन। और जो इकोटोन होते हैं ना, इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के जीव मिलेंगे, लैंड इकोसिस्टम वाले भी और ये ओशन वाले भी, दोनों मिलेंगे। तो ऐसे में बायोडाइवर्सिटी क्या होती है दोस्तों? हाई होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो दोनों चीज अवेलेबल है, जो जमीन पे चाहिए वो जमीन वाली चीज भी अवेलेबल है और पानी वाली। तो ऐसे में तो बायोडाइवर्सिटी जीव ज्यादा होंगे ना भाई, दोनों की। कुछ ऐसे जीव है जिनको भूमि की रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसे हैं जो पानी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ दोनों चीज है, तो यहाँ जीवों की संख्या भी क्या मिलेगी? ज्यादा। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? इकोटोन। और जब यहाँ जीव ज्यादा मिलेंगे, उस प्रभाव को बोलते हैं हम एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? EDGE, एज इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम एज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों एज इफेक्ट। अब देखो ये इंस्टाग्राम है, बाकी आईडी मेरी पता ही है आपको दोस्तों, sumit.kumar@wifistudy.com। और आप मेरे को दूसरी जगह भी मेल कर सकते हो, sumitrathi3@gmail.com। कहीं पर भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। दोस्तों होली का ऑफर है बहुत अच्छा। क्या? 2 साल का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 80,000 रुपए। पहले था देखो 1 साल का 40 है, तो 2 साल का कितना हो गया? 80। पहले था 80,000 का, बात की मैंने बहुत ज्यादा है, और अभी होली के चलते 52,000 रुपए का 52। अभी ऑफर है 52। अब ये पता नहीं कब तक रहेगा। 52 है। अब मैंने बात की कि सर ये भी ज्यादा है, तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर आप ये कोड इस्तेमाल कराओ, बच्चों से बोलो सुमित 10 रेफरल कोड में क्या लगाएं आपका? सुमित 10। सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो, सब दुखों की एक दवा सुमित 10 है, तो काहे घबराना भैया। सुमित 10 इस्तेमाल करो, आपको ये कोड जो है, ठीक है, 10% नहीं, आपको ये 43,200 रुपए में मिलेगा। इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, सो बिना देर किए जल्दी से दोस्तों इस कोर्स को सब जाके आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, अनअकैडमी आप डाउनलोड करो, लर्निंग ऐप। उसके बाद एम चूज करो यूपीएससी, गोल में यूपीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन 2 साल का, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा कितने में? वैसे दिखाएगा 52, आप वहाँ मेरा कोड लगाइए सुमित 10, अप्लाई कीजिए, आपको कितने में मिलेगा? 43,200 रुपए के अंदर वो कोर्स मिलेगा। जैसे ही आपका ये हो जाता है, तुरंत मेरे को मेल करो, मेल करके मेरे को अपना बताओ कि सर ये हो गया है, ताकि मैं डेटा आपका यहाँ से कलेक्ट कर पाऊँ, और फिर हम मिल के प्लानिंग करेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कैसे यूपीएससी को इस बार फोड़ देना है। ठीक है, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास। कोई गलती हुई तो माफ करना यार। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। बढ़िया से होली मनाओ,
ठीक है, और बढ़िया से करो पढ़ाई, ठीक है, दोनों काम जरूरी है, लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है यार, है ना। जितने हम पढ़ाई करते हैं साथ साथ वो ये उम्र भी है, मतलब बाकी काम करने की भी, फिर वो काम बुढ़ापे में नहीं होंगे। सो यू हैव टू मेक अ बैलेंस, यू हैव टू मेक अ, ठीक है, दोनों चीजों में आपको बैलेंस ट्राई करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे को इतनी देर झेला। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।